हफ्ते की शाम को हम आपसे ये बात कर रहे हैं। आज के दिन की जो तमाम इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे और उन पर अपने तज्जियात भी आपके सामने रखेंगे। आज के दिन सबसे बड़ी खबर तो रशिया से है। पिछले पिछले आप अपने वीलॉग में भी आपको बता चुके हैं कि रशिया के अंदर एक मिलिट्री कू हुआ है। एक प्राइवेट मलेशिया, प्राइवेट फोर्स, प्राइवेट मर्सनरी फोर्स आप उसे कह सकते हैं, वैगनर नामी, उन्होंने एक मुसल्ला कू कर दिया है और कुछ शहरों के ऊपर वो काबज भी हो गए हैं। इस खबर की अब तक क्या डिटेल है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सदर पुतिन जो है वो मास्को छोड़ चुके हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर आपसे बात करेंगे इस वीलॉग के अंदर, और इसके साथ साथ आपके सामने रखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर तकरीब शुरू हुई है, मीन तोड़ फोड़ शुरू हुई है। वो जो समझते थे कि ये हवा से दिया सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का उन्होंने बुझाना है, अब वो हवा उनके अपने दिए को भी बुझाने की तरफ चल पड़ी है शायद। इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन इस्तीफे दे चुका है और कौन देने जा रहा है, और नून लीग के अंदर कौन सी तोड़फोड़ होने वाली है और ये क्यों होने वाली है और ये क्यों कौन करवा रहा है। ये दो खबरें जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो आते हैं रशिया की तरफ। क्विकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि अभी क्या हो रहा है। बैकग्राउंड ये है कि रशिया ने यूक्रेन की वॉर लड़ने के लिए दो तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। एक तो रशिया की अपनी जाती फोर्स थी, और उसके साथ साथ रशिया ने निजी ग्रुप बनाए, प्राइवेट ग्रुप बनाए। प्राइवेट लोग, उनको ये ऑफर दी, उनको पैसा दिया, उनको ट्रेनिंग दी, उन्हें कहा कि वो अपनी फोर्स बनाएं, वो अपने जत्थे बनाएं, वो अपने ग्रुप्स बनाएं। उसके लिए उनको इजाजत दी। वो जेलों से भी लोगों को छुड़वाकर अपने ग्रुप में शामिल कर सकते थे जो शायद ऐसे जराइम में हों जिनको छोड़ा जा सकता हो, और वैसे भी नौजवानों को अपनी तरफ माइल करके उन्हें ट्रेन करके वो अपनी फोर्स बना सकते थे। इस तरह बहुत सारे लोगों ने निजी फोर्सेस, प्राइवेट फोर्सेस बनाई, जिसका जाहिर बात है उन्हें पैसा गवर्नमेंट से मिलता था, सपोर्ट उन्हें रशियन गवर्नमेंट से मिलती थी, और वो रशियन गवर्नमेंट के लिए ये फोर्सेस बनाते थे, जत्थे बनाते थे। और फिर ये जत्थे जो हैं ये यूक्रेन के अंदर दाखिल हुए और वहां जाकर इन्होंने रशिया के लिए जंग लड़नी शुरू की। और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि रशियन फोर्स भी थी। तो ये दो टू प्रोंग स्ट्रेटेजी जो थी वो रशिया की वहां पर थी। अब जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री थी, उन्होंने चंद दिन पहले, पहले तो इनको काफी खुली छुट्टी दी हुई थी, अब चंद दिन पहले, उन्होंने चंद हफ्ते पहले एक्चुअली, उन्होंने एक ऐलान किया, रशियन डिफेंस डिप्टी मिनिस्टर जो थे, कि ये जितने भी प्राइवेट फोर्सेस हैं अब ये नया शरायतनामा, नया एग्रीमेंट साइन करेंगे, नई ट्रीटी साइन करेंगे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें इनके ऊपर नई शरायत, नए कवानीन लागू होंगे। बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो इन नई शरायत और नए कंट्रोल के ऊपर खुश नहीं थे। वैगनार नाम का जो ग्रुप था, उसने इसको ओपनली डिफाई किया। उसने इन नई शरायत को मानने से ओपनली इनकार करना शुरू किया और बयान देने शुरू किए, और अगले ही 2-3 दिन में सिचुएशन बहुत क्विकली डेवलप हुई और वैगनार नामी ग्रुप जो था उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी मॉस्को की तरफ। और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 25,000 लोगों का दस्ता जो है वो चल रहा है मॉस्को की तरफ। ये यूक्रेन के अंदर थे, वहां से ये निकल के मॉस्को की तरफ चले और इन्होंने पहला शहर जो आता है रोस्तव नाम का, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, जो 6 घंटे दूर मॉस्को से है। कब्जा उसके ऊपर सबसे पहले फौजी तनसीबात के ऊपर किया, जो वहां पर हवाई अड्डा था, जहां से फाइटर प्लेन उड़कर यूक्रेन के अंदर अपने ऑपरेशन कर रहे थे। उस हवाई अड्डे पर अपना कब्जा किया, वहां से वीडियो मैसेजेस जारी किए, वीडियो फुटेज दिखाई कि उनका कब्जा है। और उसके बाद जो अगला एक रीजन था जो रशिया से तकरीबन 2 से 3 घंटे दूर है, उसकी तरफ पेशकदमी की, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद उस पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ साथ और मेजर डेवलपमेंट्स आई इसी सारी मूवमेंट के दौरान। जो इनमें से कोई भी डेवलपमेंट जो है इसको 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी डिफरेंट जो जो जराए हैं वो भी बता रहे हैं, डिफरेंट नशरियाती इदारे हैं, वो बीबीसी हो, CNN हो, डिफरेंट इदारे हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी इंफॉर्मेशन, तमाम लोग कह रहे हैं कि हतमी तौर पर दुरुस्त नहीं कही जा सकती। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है उससे ये पता चलता है कि जो सदर पुतिन का जहाज है, रेड बटन उसे कहते हैं, वो जो जहाज है वो मॉस्को से उड़ के सेंट पीटरबर्ग गया, जो इनका एक और बड़ा शहर है और दारुल खिलाफे के तौर पर भी चंद महीने के लिए उसे साल में इस्तेमाल किया जाता है सख्त सर्दियों में, क्योंकि वहां पर उतनी सर्दी नहीं होती जितनी मॉस्को में है। तो ये पता चला कि वो अपने
जो उनका एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर वो सदर पुतिन जो है वो पीटर्सबर्ग चले गए। और ये खबर किसी और ने नहीं दी, ये TASS नामी जो सरकारी न्यूज एजेंसी है या सरकारी कंट्रोल के अंदर न्यूज एजेंसी है रशिया में, ये खबर उन्होंने दी। और इसके थोड़ी ही देर बाद जो पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने इस खबर को डिनाई कर दिया, रिफ्यूट कर दिया और कहा कि नहीं, सदर पुतिन जो है वो अभी तक मॉस्को के अंदर ही है। ये पहली दफा या ये बहुत आम नहीं है कि एक ऐसी न्यूज एजेंसी या एक ऐसा इदारा जो रशियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर हो या उनके साथ क्लोज कनेक्शन में हो, वो इस तरह की खबर दें जिसको बाद में रशियन गवर्नमेंट को डिनाई करना पड़े। तो ये बात, इसमें भी कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आती है। ये कोई अंदर की खबर है जो अभी तक बाहर नहीं है, वो नजर आती है। उसके बाद जो सदर पुतिन के करीबी साथी और बड़े बिजनेसमैन है एक दो, रशियन ओलिगार्क आर्कडे का जो जहाज है वो मॉस्को से 11:30 बजे सुबह उड़ा और वो बाकू अजरबैजान में 3 बजे उसने लैंड किया। और ये फ्लाइट जो है पहले स्केड्यूल नहीं थी, अचानक मॉस्को से निकली। इसी तरीके से जो रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डेनिस, उन्होंने मॉस्को को छोड़ा 7 बजे और वो टर्की के शहर डलामान में उन्होंने लैंड किया 12:06 के ऊपर। ये भी पहले से फ्लाइट या जो दौरा था ये पहले से प्लान नहीं था। इसी तरीके से एक और बहुत ही करीबी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन सदर पुतिन के करीबी दोस्त हैं, उनका जहाज भी जो है वो मॉस्को से इस्तांबुल जाने के लिए इस टाइम की जो इत्तलात हैं वो वहां तैयार है। जो पुतिन का जहाज है रेड बटन जिसे कहते हैं TU-214PU, ये वापस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा है सेंट पीटरबर्ग से वापस मॉस्को। अब ये इत्तलात नहीं है कि उसमें सदर पुतिन गए थे, TASS ने तो यही इत्तलात दी थी, या वो वापस आ गए हैं अब, या वो गए ही नहीं थे। बल सरकारी न्यूज एजेंसी ने ये इंफॉर्मेशन या ये खबर जो है ये ब्रेक की थी। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, इन तमाम चीजों को जब आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये कि ये जो तमाम कू की ये जो टीम है 25,000 लोगों की, ये जब मूव कर रही है मॉस्को की तरफ, तो इनके ऊपर कोई भारी भरकम अभी तक बमबारी नहीं हो रही, क्योंकि जो रशियन एयरफोर्स है वो तो सारी बात है रशियन फौज के ही कंट्रोल में है, पुतिन के ही अंडर है। तो अभी तक हमने एयरफोर्स की तरफ से कोई स्ट्राइक्स नहीं देखी। और अभी तक मोर देन 30 आवर्स, 24 आवर्स से ऊपर टाइम हो गया है, अभी तक हमने ये भी नहीं देखा कि कोई बड़ा क्लैश हुआ हो रशियन मिलिट्री के दरमियान में और रशियन एयरफोर्स और वैगनार के दरमियान में। वैगनार वो ग्रुप है जिन्होंने ये कू किया है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो 3 प्रपोजल्स या 3 ऑप्शंस जो हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि जो वैगनार है उसको क्रश कर देगा पुतिन की फोर्सेस, उसको बिल्कुल तबाह कर देगा, मलियामेट कर देगा, रिमूव कर देगा, डिसआर्म कर देगा। 25,000 या शायद उससे ज्यादा लोग हैं, हो सकता है बहुत सारी हलाकतें होंगी, खूनरेज जंग होगी। और उसके बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं ऑप्शन 1 में कि सदर पुतिन, उनकी फोर्स, उनकी जो गवर्नमेंट है रशिया की इस टाइम, वो उसके ऊपर काबज हो जाएगी। तो इसमें भी नेटो की विन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो वैगनार था वो यूक्रेन के अंदर बहुत इफेक्टिवली रशिया के लिए वो जंग लड़ रहा था। तो नेटो के लिए बहुत बड़ी इसमें भी विन होगी। इससे जो दूसरे प्राइवेट ग्रुप्स होंगे उनका हौसला भी नीचे जाएगा और मामलात और आगे बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं कि अगर वैगनार जो है वो सदर पुतिन के तख्ते को उलट देता है, इसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। ये इतना बड़ा ग्रुप अभी तक नहीं है, आने वाले टाइम में हम नहीं बता सकते कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है, कितने लोग सदर पुतिन के अंदर के सिस्टम से इस ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। लेकिन तख्ता उलटना शायद अभी मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि ये हो जाए, फिर भी नेटो की बहुत बड़ी विन है, नेटो फिर भी विन कर जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है वो अगर हम सामने रखते हैं कि अगर जो वैगनार है वो कुछ मिलिट्री सपोर्ट ले लेता है, लाइक जो जो वो तख्ता उलट नहीं पाता, ना सदर पुतिन जो है फौरी तौर पर वैगनार को खत्म कर पाते हैं। वैगनार जो है वो सदर पुतिन की जो फोर्स है, मीन जो रशिया की इस टाइम फोर्स है, मिलिट्री है, उसके अंदर कुछ फैक्शंस को अपने साथ डिफेक्ट करा के मिला लेता है। तो फिर भी नेटो को फायदा है, क्योंकि फिर भी रशिया के अंदर एक क्योस मचेगा,
एक लॉलेसनेस मचेगी, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाएगा। तो जो यूक्रेन के अंदर रशिया एक बहुत ही, आप ये कह लें कि इफेक्टिवली उसने पूरी दुनिया के नाक में दम किया हुआ था, उससे नेटो को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो हर सूरत में ये जो भी इवेंट हुआ है, जैसे भी हुआ है, इसमें विन विन सिचुएशन इस टाइम नेटो की लग रही है, और नुकसान होता हुआ अभी तक सदर पुतिन को लग रहा है। बहरहाल जो सरकारी न्यूज एजेंसी है और सरकारी इदारे, उन्होंने अभी एक नई खबर दी है कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं शायद वैगनार के साथ किसी किस्म के, और हो सकता है ये मुज़ाकरात के साथ मामला हल हो जाए। ये होता हुआ तो अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सदर पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि वैगनार ने उनकी पीठ में, ग्रुप ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, और ये रशियन लोगों को, रशियन मिलिट्री को, रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत है, जिसको कुचला जाएगा और उसकी सख्त सजा दी जाएगी। तो इसलिए मुझे अब मज़ाकरात में तो ये चीज हल होती नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल इसकी एक साइड जो है वो ये भी हो सकती है। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि वैगनार जो है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, कुछ वीडियोज अभी इमर्ज हुई हैं कि वो मॉस्को के बिल्कुल करीब 1.5-2 घंटे मसाफत के ऊपर वो पहुंच गए हैं, और कुछ वीडियोज भी दिखाई गई हैं, लेकिन उन वीडियोज की अभी तक तस्दीक या तरदीद उस तरीके से नहीं हो सकी। दूसरी तरफ सदर पुतिन ने अपने जो करीबी अलाइज हैं, जो उनके करीब तरीन इत्तेहादी मुल्क हैं, उनमें टर्की है, वहां पर उन्होंने सदर तैयब अर्दोगान के साथ राब्ता किया टेलीफोन के ऊपर, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन बताई है। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि तैयब अर्दोगान जो एक नेटो के भी मेंबर हैं और रूस के करीबी हलीफ हैं, वो उन्होंने वापस ये कहा है कि वो रशिया को पूरी सपोर्ट देंगे, वो रशिया को पूरा एंडोर्स करते हैं उनके इस क्राइसिस के अंदर, और जो भी सपोर्ट टर्की दे सकता हुआ वो देंगे। उसके साथ साथ उज्बेकिस्तान के साथ उन्होंने बात की है, उज्बेकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट के साथ, उन्होंने काजकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट के साथ बात की है, और बेलारस के हेड ऑफ स्टेट के साथ उन्होंने बात की, उन्हें इत्मीनान में लिया है। जिन दो करीब तरीन एलाइज के साथ उन्होंने अभी तक बात नहीं की, वो चाइना है और इंडिया है। हिंदुस्तान का हमने आपको बता दिया था कि मोदी जितनी तेजी के साथ करीब हुए हैं अमेरिका के, वो शायद अब रशिया उतना ट्रस्ट उनके ऊपर ना कर सके। चाइना से अभी तक उनकी बात नहीं हुई, हो सकता हुई हो और वो डिस्क्लोज ना की गई। इसी तरीके से ईरान से अभी तक उनकी बात नहीं हुई, वो भी क्लोज समझा जाता है रशिया के। इसी तरीके से शाम बड़ा क्लोज समझा जाता है, और कुछ मुल्क हैं यूरोप के अंदर भी एक आध जो रशिया के करीब समझे जाते हैं। बहरहाल सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है रशिया के लिए, और उसके साथ साथ जो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सीनियर तरीन मेंबर ने ये वार्न किया है कि अगर रशियन न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इस वैगनार या इस तरह के किसी ग्रुप के हत्थे चढ़ गए इस सारी मुहिम जोई के अंदर, तो पूरी दुनिया का जो पीस है, पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी है, पूरी दुनिया की जो हिफाजत है, वो लाइन ऑफ डेंजर पे चली जाएगी, क्योंकि फिर ये ग्रुप किसी भी वक्त उनमें से किसी न्यूक्लियर को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी बातें आपके सामने रखी जो नेटो को फायदा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये भी हो सकता है कि ये पूरे का पूरा ऑपरेशन ही फॉल्स फ्लैग हो, पुतिन कुछ बड़ा करने जा रहे हो, क्योंकि पुतिन बहुत इंटेलिजेंट समझे जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी उसे समझा जाता है। वो अपने सारी प्लानिंग्स बहुत पहले करता है और अपने कार्ड्स बिल्कुल शो नहीं करता, और लास्ट मिनट के ऊपर वो अपने एक्शंस लेता है। तो ये भी हो सकता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पुतिन कुछ और बड़ा करने जा रहे हो, और इसलिए उनके अपने ही दोस्त ने ये कू किया, क्योंकि अभी तक कोई गोलियां, कत्लो गारत, इस तरीके का नुकसान सामने नहीं आ रहा। बहरहाल जो भी है, खित्ते के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो भी है उसके अंदर तेल की कीमतों के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, जो भी है वर्ल्ड पीस के ऊपर बहुत फर्क पड़ने वाला है, और एक लार्जर वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको देखा जा सकता है, भले वो सफारती लेवल का हो या फौजी लेवल का हो, वो इमर्ज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ करनी थी वो खबर है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग हैं उन्होंने इस्तीफे शुरू कर दिए हैं। इसकी डिटेल हम ले रहे हैं, जब हमारे पास पूरी डिटेल आएगी तो आपसे डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो फ्रांस गए, फ्रांस से वो बरतानिया गए, और वहां उन्होंने मरियम सफदर के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए नवाज शरीफ के सामने, क्योंकि उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया था, उन्हें इग्नोर किया गया था, और बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं आजकल शाहिद खाकान अब्बासी। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड एडमायर हिम ऑन एटलीस्ट दिस थिंग, कि वो प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं पिछले कुछ देर से। आज उन्हीं के करीब समझे जाने वाले मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया है अपनी जनरल सेक्रेटरी सिंध की पोजीशन से। उन्होंने अपने आप को तमाम जितनी और कमेटियों में वो थे मुस्लिम लीग नून की, उससे भी इस्तीफा दे दिया है। लंबी बात अभी नहीं करूंगा इसके ऊपर, सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं
में मुस्लिम लीग नून जो बहुत खुश थी कि किसी और के साथ सारी तखरीब और तोड़फोड़ हो रही है, शायद अब तोड़फोड़ उनके घर का रास्ता देख रही है। तोड़फोड़ करने वालों ने शायद अब नून लीग को तोड़ने का भी ख्याल बना लिया है। अगले वीलॉग में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और लेकर, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि जो आला ताकतें हैं उन्होंने शायद नून लीग को भी अब कट इनटू साइज करने का प्लान बना लिया है। इसीलिए शायद खकान अब्बासी हों, मिफ्ता इस्माइल हों और केपीके से चंद लोग हों, शायद वो आने वाले दिनों में आपको अपना ग्रुप बनाते हुए नजर आए। इस टाइम पे वो मुस्लिम लीग नून से तो अलग हो चुके हैं। इसके साथ